एक बार एक शिष्य अपने बौद्ध गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं जो भी पढ़ता हूँ वह कुछ समय के लिए याद होता है, लेकिन फिर कुछ समय के बाद सब कुछ भूल जाता है। गुरुवर, मैं क्या करूँ कि मैं जो कुछ भी पढ़ूँ वह हमेशा के लिए याद हो जाए। बौद्ध गुरु समझाते हैं, सुनो, आज से लगभग मैं 20 से 25 वर्ष पहले जब मैं भी इस आश्रम में आया था, तब हमारा दिन भर का अधिकतर समय स्वाध्याय पढ़ने में ही व्यतीत होता था। लेकिन जब हमने महीनों तक किसी प्रकार से पढ़ते रहे, स्वाध्याय करते रहे, तो हमें अनुभव हुआ कि हमारी कमर में कुछ जकड़न हमें अनुभव हुई, हमें पाचन पर कुछ प्रभाव अनुभव हुए और हमें मस्तिष्क की सक्रियता पर भी कुछ नकारात्मक प्रभाव अनुभव हुए। तब हमने देखा कि कहाँ पर गलती हो रही है। जब हमने मूल्यांकन किया, जांचा, तो पाया कि जिस प्रकार से बैठ करके अधिकांश व्यक्ति पढ़ते हैं या उस समय में हम भी जिस प्रकार से बैठकर पढ़ते थे, वह बैठने का बिल्कुल गलत तरीका था। अगर उस तरीके से तुम लंबे समय तक बैठ करके पढ़ते हो या फिर भोजन करते हुए आप उस तरीके से बैठते हो, तो तुमको मानसिक समस्याएं हो सकती है और पाचन से संबंधित विकार तुमको हो सकते हैं। और अगर तुम बैठने की एक विशेष तरीका को अपनाते हो जो आगे हम तुमको बताने वाले हैं, तो तुम्हारे मन पर, शरीर पर उनका बहुत ही सुंदर प्रभाव होगा। और इस विषय को ठीक प्रकार से समझ लो। और जो व्यक्ति लंबे समय तक बैठ करके कार्य करते हैं, उनको अनेक शारीरिक समस्याएं हो सकती है। भविष्य में उनसे बचने के लिए इस मार्गदर्शन को ठीक प्रकार से समझें कि कैसे बैठ करके आपको कार्य करना है और भोजन करना है और क्या प्रभाव उसके आपको देखने को मिलेंगे। हमने अनेक व्यक्ति को देखा तो पाया कि अधिकतर व्यक्ति कमर को झुका करके बैठते हैं। आपकी जो स्पाइन है वह आपकी ऊर्जा के संचालन का केंद्र है। इसके माध्यम से ही आपकी नस नाड़ियां संचालित होती हैं। आप देखेंगे कि जब आप कमर को मोड़ करके झुका करके आगे की तरफ बैठते हैं तो मस्तिष्क पर जड़ता आने लगती है। यह यौगिक सिद्धांत है। कमर को झुका करके बैठेंगे तो आलस्य आएगा, जड़ता आएगी, जो आपकी सजगता है वह कम होती चली जाएगी। कमर को झुका करके आप बैठेंगे तो कुछ समय के बाद आपको कमर में दर्द अनुभव होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जब आप कमर को इस प्रकार से झुका करके बैठते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है आपके पेट के ऊपर, क्योंकि जब आप ऐसे बैठते हैं तो उस स्थिति में पेट के अंगों पर पूरा एक दबाव पड़ता है। जब ये दबाव पड़ता है और निरंतर ये दबाव बना रहता है तो उस स्थिति में ब्लड का सर्कुलेशन आपके पाचन तंत्र के तरफ जाते हैं और जो आपके इंटेस्टाइन है, आपकी पेनक्रियाज है, लीवर है, सभी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है कि वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन कम होना शुरू हो जाता है। और हमने तो देखा है कि व्यक्ति ने भोजन किया, भोजन करके वह तुरंत बैठ गया, या तो पढ़ने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए, और इस प्रकार से कमर को मोड़ करके बैठ गया। तो जब आप कमर को मोड़ करके बैठते हैं तो अभी आपने भोजन किया और आपके पाचन तंत्र की तरफ ज्यादा मात्रा में रक्त का संचार होने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही आप इस तरीके से कमर को मोड़ करके बैठेंगे, पाचन तंत्र के ऊपर एक दबाव आपके पड़ेगा तो वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा और इस स्थिति में आपका पाचन तंत्र ठीक रह ही नहीं सकता, आपका भोजन ठीक से हजम होगा ही नहीं। और विशेष रूप से यह शोध किया भी जा चुका है और पाया जा चुका है कि जो आईबीएस की समस्या है आज के समय में बढ़ती जा रही है, उसका एक प्रमुख कारण है कि जो लोग शिथिल हैं, जो लोग गलत तरीके से बैठ कर के पूरा दिन कार्य करते हैं, उनको आईबीएस की समस्या होने लगती है। इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, इस प्रकार की समस्या, यानी कि जो यह आपके इंटेस्टाइन है, जो आपकी पाचन प्रणाली है, एक प्रकार से इरिटेट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ठीक मात्रा में ना ही रक्त का संचार वहां पर पहुंचा और ना ही ठीक मात्रा में पोषक तत्व वहां पर पहुंचे और आपका भोजन जो है वह सड़ना शुरू हो गया। और लंबे समय तक जब यह पाचन के विकार रहे तो यह आईबीएस की समस्या में बदल जाते हैं, संग्रहणी की समस्या में बदल जाते हैं। तो कमर को मोड़ करके जब आप बैठते हैं तो पहले प्रभाव आपके शरीर में जड़ता आएगी, आपको आलस्य आएगा, सजगता समाप्त होती जाएगी, एकाग्रता समाप्त हो जाएगी। और दूसरा प्रभाव पाचन तंत्र के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। अब आप समझे तीसरा प्रभाव क्या होगा। तीसरे स्थान पर समझे कि जब आप इस प्रकार से बैठ करके पढ़ेंगे तो आपके कंधे भी आगे आएंगे। जब आपके कंधे आगे की तरफ आएंगे तो उसका प्रभाव, तो उसका पूरा दबाव आपके लंग्स के ऊपर जाता है, आपके फेफड़े के ऊपर जाता है। और जो ये दबाव पड़ता है उसे जो आपका श्वसन है वह उथला हो जाता है, वह छोटा हो जाता है। ठीक इसी तरीके से आप सांस नहीं ले पाते। जब आपकी सांस छोटी हो जाएगी तो सीधा सा मतलब है आपके शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि सांस छोटी है, सांस उथली है। और जब आप पढ़ रहे होते हैं या फिर आप मस्तिष्क से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, उस समय पर आपके मस्तिष्क को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आपको निश्चित रूप से पता ही होगा, मस्तिष्क आपको आपके शरीर के दूसरे अंगों की तुलना में
बहुत अधिक ऑक्सीजन प्राणवायु लेता है। और जब आप मस्तिष्क से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उस स्थिति में तो आपके दिमाग की तरफ ऑक्सीजन का प्रवाह जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और तभी आप इस तरीके से झुका करके कंधों को छाती के ऊपर दबाव बना करके छोटी सांसें लेते हुए अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ी देर में ही आपके मस्तिष्क की क्रिया क्षमता घटनी शुरू हो जाएगी, आपकी सजगता घटना शुरू हो जाएगा। आप एक चीज़ को बार बार पढ़ोगे वह याद नहीं होगा, आप ठीक से एक बार याद भी कर लोगे और जब समय पर आपको उसकी आवश्यकता होगी परीक्षा में आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि आपके मस्तिष्क ने उस समय जब आप पढ़ रहे थे ठीक से कार्य ही नहीं किया। क्यों कार्य नहीं किया? क्योंकि आपके बैठने की जो स्थिति वह ठीक नहीं थी, उसकी वजह से ऐसे प्रभाव आ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमने खुद अपने ऊपर इन चीज़ों को अनुभव किया और यह पाया कि छोटा सा बदलाव बहुत सारे बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको कमर को सीधा करना है। दूसरा क्या करना है? कंधे को इस प्रकार से पीछे आपको रखना है। तीसरी बात जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है, आप कभी देखेंगे गुरुकुल में या फिर आश्रम में जो भी स्वाध्याय करते हैं, हमने उनको देखा वह इस प्रकार से अपने सामने एक ऊंचा सा स्थान बना लेते हैं और उसके ऊपर पुस्तक को रखते हैं। जब आप थोड़ा सा ऊपर रखते हैं तो आपको ज़्यादा झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार से अपनी पुस्तक को रख लिया तो अब झुकने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सीधा बैठ करके थोड़ा सा अपनी गर्दन को नीचे झुका करके आराम से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से पढ़ते हैं तो आपकी एकाग्रता, सजगता और किसी भी विषय को याद रखने की, उसे समझने की जो आपकी क्षमता है वह बढ़ जाएगी। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि आपको सजगता पूर्वक, जैसे आप आधे घंटे तक पढ़े हैं या 1 घंटे तक पढ़े हैं तो बीच में रुक जाएंगे, सीधे बैठेंगे और उसके बाद आप गहरी सांस लेना शुरू करेंगे। सांसों पर ध्यान रखेंगे, सांस अंदर जा रही है तो पेट को आप बाहर लेकर आएंगे और साथ ही आपकी सांस धीमा होना चाहिए। धीमा सांस रखेंगे तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा और इससे आपको एक विश्रांति मिलेगी, एक ऐसी सजगता मिलेगी कि आप दोबारा जब पढ़ेंगे तो आप बहुत एकाग्रता अनुभव करेंगे। आपको हर एक आधे घंटे के बाद आपको सीधा बैठना है, कमर सीधी करके, और आपको इस तरीके का श्वसन करना शुरू करना है। बौद्ध गुरु कहते हैं कि शिष्य, आपने यहाँ तक के विषय को समझ लिया, अब आगे का एक यूनिक सिद्धांत हम आपको समझाने वाले हैं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपको किस आसन में बैठ कर के पढ़ना है ये भी आप ठीक प्रकार से समझ लें। आपको सिद्धासन में बैठ कर के या फिर आप अर्ध पद्मासन में बैठ कर के पढ़ना है। इसका प्रभाव क्या होता है? जब हम सिद्धासन में बैठते हैं तो हमारा जो बायां पैर है वह पीछे जाकर के हमारे मूलाधार चक्र से स्पर्श होता है। हमारा मूलाधार चक्र क्या है? ये तमोगुण का केंद्र है। अगर हमारा मूलाधार चक्र कुंड होता है, एक्टिव नहीं होता, तो उस स्थिति में जड़ता आती है, आलस्य आता है, एकाग्रता नहीं बनती, बहुत ज़्यादा नींद आएगी आपको और आपका मन काम वासना में, गलत चीज़ों में बहुत ज़्यादा भटकेगा। जब हम सिद्धासन के अभ्यास में बाएं पैर को इस तरीके से लेकर आते हैं और इस तरीके से ला कर के हम बाएं पैर को पीछे सटाते हैं, ये आपके रिप्रोडक्टिव आर्गन और जो आपका एनस है वहाँ के मध्य में जो बीच में स्थान है वहाँ पर जाकर के आपकी एड़ी स्पर्श करती है। इस प्रकार से स्पर्श ही नहीं करेगी, मात्र थोड़ा सा दबाव भी बनेगा। पीछे जब मूलाधार चक्र पर दबाव बनता है और निरंतर बना रहता है तो स्वाभाविक ही मन शांत होता है, स्वाभाविक ही तमोगुण की समाप्ति होती है और कुछ देर में सिद्धासन में बैठने से ही बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। बायां पैर इस तरीके से पीछे लेकर आएंगे, उसके बाद दाएं पैर को उठाएंगे और दाएं पैर को बाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में लेकर के जाना होता है। तो इस प्रकार से इसको लेकर के जाएंगे और फिर नीचे जो बायां पैर है उसको भी दाएं पैर की पिंडली जांघ के बीच से थोड़ा ऊपर खींच लिया जाता है और इस तरीके से स्थिति बनती है। यह ध्यान रखना होता है कि आपकी एड़ी पीछे थोड़ा दबाव बना रही हो। अगर नहीं बना पा रही है तो थोड़ा सा आपके पीछे से अपने शरीर को आगे की तरफ इस तरीके से लेकर के आना है और यह दबाव बन जाएगा। बस इस तरीके से अगर आप बैठते हैं, सामने थोड़ा सा ऊंचा स्थान रखकर उसके ऊपर यानी उसके ऊपर अपनी पुस्तक को रखकर कमर को सीधा करके कंधों को पीछे रखकर इस तरीके से अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो अधिक समय नहीं,
एक सप्ताह में, केवल एक सप्ताह में आप प्रयोग करके देख लें, आपको निश्चित रूप से अंतर अनुभव होंगे। और अगर आपको यह अभ्यास हो गया तो फिर आप कहीं भी कुर्सी पर बैठ करके, कहीं भी बेड पर बैठ करके आपको मन नहीं लगेगा, आपकी इच्छा नहीं होगी पढ़ने की, आप भूमि पर ही आसन लगाएंगे। और जो हमारी प्राचीन पद्धति है, जिस तरीके से हम पढ़ते आए हैं, स्वाध्याय करते आए हैं, उस तरीके से आप बैठ करके पढ़ेंगे तो एकाग्रता, सजगता और हर पक्ष पर प्रभाव पड़ेंगे। निश्चित रूप से इस तरीके से बैठना है। अगर आप इस तरीके से नहीं बैठ पा रहे हैं शुरुआती समय में, तो ऊपर वाले पैर को नीचे इस प्रकार से रख लें और नीचे वाले पैर को पीछे सटाएं, और फिर जो आपका दायां पैर है उसको बाएं पैर के ऊपर इस प्रकार से रख लें। कुछ समय तक ऐसे भी बैठा जा सकता है। इस तरीके से बैठते हैं, आप कमर को सीधा रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप समझें कि जब इस तरीके से आप बैठ कर के स्वाध्याय करना शुरू करते हैं तो आपकी जो कमर है वह सहज ही सीधी रहेगी। अगर आप सुखासन में बैठते हैं तो कमर पर एक दबाव पड़ जाता है, लोअर बैक पर दबाव पड़ जाता है और धीरे धीरे कमर मुड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके पैर आगे से उठते। लेकिन आप जब सिद्धासन में बैठते हैं तो ये स्थिति नहीं बनती और आपको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। तो इस प्रकार बौद्ध गुरु ने अपने शिष्य को समझाने के बाद उन्होंने कहा कि आज हमारा यह मार्गदर्शन यहीं समाप्त होता है। अपेक्षा है ठीक प्रकार से हमारी बातों को आप समझे होंगे और इसका प्रयोग निश्चित रूप से करें। आप पढ़ रहे हैं या फिर दूसरा कोई कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से बैठ कर के कार्य करने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत सुंदर लाभ मिलेंगे। जब आप सिद्धासन सिंधु को जगाएंगे तो आप फिर ध्यान आदि अभ्यास करेंगे, वह भी बहुत अच्छी प्रगति देने वाले होंगे। इसका आप अभ्यास करें और अपने जीवन में बदलाव देखें। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।